23 नवंबर 2022 एम्स दिल्ली, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां एक अटैक होता है जिसमें उसके सर्वर्स और 5000 सिस्टम्स को हैक कर लिया जाता है एंड सब कुछ सारे सिस्टम वर्क करना बंद कर देते हैं। एंड यू नो व्हाट द शॉकिंग पार्ट इज, उन सिस्टम में मरीजों की, पेशेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन थी कि कब उन्हें कौन सी दवाई देनी है, कब उनका कौन सा ट्रीटमेंट करना है। और बदले में हैकर्स 200 करोड़ का रैंसम मांगते हैं क्रिप्टो करेंसी में, और ऐसा नहीं करने पर इंफॉर्मेशन लीक करने की भी धमकी देते हैं। सिर्फ यही एक अटैक नहीं हुआ, पिछले कुछ सालों में 6 लाख से भी ज्यादा अटैक्स हो चुके हैं इंडिया पर, जिसमें से कुछ अटैक्स तो इतने बड़े हैं कि जिसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते। बट फिर भी मीडिया इनको कवर क्यों नहीं करता, फिर भी हम इससे अवेयर क्यों नहीं है? क्या मीडिया को भी तो डर नहीं लगता हैक होने से? क्या मीडिया तक खुद भी डरती है इन अटैक्स से? आपने कोल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर के बारे में तो सुना होगा, जिसमें कोई दो कंट्री आपस में लड़ती है एक दूसरे को हार्म पहुंचाने के मकसद से। बट आपने क्या साइबर वॉरफेयर के बारे में सुना है, जो सिर्फ एक झटके में किसी भी देश की नींव हिलाने के लिए काफी है? ये एक ऐसा अटैक है जिसके एविडेंस तक नहीं मिलते, और ये हमारी आंखों के सामने भी हो जाए तो भी शायद हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन क्या है ये साइबर वॉरफेयर अटैक? साइबर वॉरफेयर वो होता है जिसमें कोई कंट्री या किसी कंट्री का इंडिविजुअल ग्रुप अपनी एनिमी कंट्री के सिस्टम्स पर, बड़ी इंस्टीट्यूशंस के सिस्टम पर अटैक करते हैं और उसे या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर उसके बदले में रैंसम मांगते हैं। रैंसम यानी कि फिरौती होती है, जो कि डिजिटल फिरौती होती है, या फिर इंफॉर्मेशन लीक करने की धमकी देते हैं, या फिर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम हैक करके उन्हें पता चली है वो किसी दूसरी कंट्री को बेच देते हैं और उन्हीं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से कमजोरी ढूंढते हैं और उसी के खिलाफ वेपन बना देते हैं। कैसे? देखो, कॉस्मोस जो कि एक इंडिया की बड़ी कोऑपरेटिव बैंक्स में आती है, इसकी 154 से भी ज्यादा पूरे इंडिया में ब्रांचेस हैं। अगस्त 11 2018 में इस पर एक अटैक होता है शनिवार के दिन, जिसमें इसके सर्वर्स हैक कर लिए जाते हैं। इन्होंने प्रॉक्सी सिस्टम को क्रिएट किया जिसमें सीबीएस को बाईपास किया और उसी सेम टाइम पर हैकर्स ने क्लोन कार्ड के जरिए एटीएम से जितने चाहे उतने पैसे निकाले, क्योंकि इन्होंने एटीएम को भी हैक कर लिया था, तो एटीएम से ये जितने चाहते उतने पैसे निकाल सकते थे। हैकर्स के कुछ ग्रुप के कुछ लोकल बंदों ने ये काम किया इंडिया समेत, और 28 कंट्रीज से एटीएम से पैसे निकाले गए इस बैंक के थ्रू, और इस तरह से उसी दिन में कुछ 15,000 ट्रांजेक्शन हो गई और 94 करोड़ रुपीस निकाल लिए गए। एंड ये चीज बैंक को पता तक नहीं चली, ये चीज बैंक को पता चलती है मंडे को। सो क्या आपके मन में अभी भी यही है कि क्या ही कर लेगा ये साइबर अटैक? सिस्टम को ही तो हैक करता है, इंसानों को थोड़ी कोई नुकसान है इससे। सो लेट आई क्लियर योर डाउट नाउ। सोचो, आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हो और उसका अचानक से सिस्टम हैक हो जाता है और कुछ ही दूर जाने पर उसको अपनी ट्रैक चेंज करनी थी, लेकिन वो सिस्टम हैक हो जाने की वजह से वो ट्रैक चेंज नहीं कर पाती और सीधे जाती जाती है, और सामने से उसी ट्रैक पर एक और ट्रेन आ रही होती है। फिर क्या होगा? इसके बेटा एक एरोप्लेन जो कि बहुत ऊंचाई पर उड़ा है, उससे सिग्नल आना बंद हो जाए अचानक से, क्योंकि उसका सर्वर हैक हो चुका है, सिस्टम हैक हो चुका है, और ना ही एयरपोर्ट से उस तक सिग्नल जाए, क्योंकि एयरपोर्ट के भी सिस्टम्स हैक हो चुके हैं। फिर क्या रास्ता बचेगा? अब आप यही सोच रहे होगे ना, हलवा है क्या इनको हैक करना? जब इसरो, जो कि दुनिया की सेकंड मोस्ट एफिशिएंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हैक किया जा सकता है, तो फिर इनको क्यों नहीं? दरअसल 2019 में इसरो पर भी एक साइबर अटैक हुआ, और वो भी उसी महीने जब चंद्रयान 2 लॉन्च होने वाला था। इसरो के कंप्यूटर सिस्टम में ये मालवेयर के जरिए ये अटैक हुआ। होता क्या है, इसरो के एम्प्लॉइज के कंप्यूटर सिस्टम में एक मेल आता है, और जैसे ही वो एम्प्लॉइज मेल पर क्लिक करते हैं, मालवेयर उनके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाता है और उसको ऑफिशियल सिस्टम की अथॉरिटी मिल जाती है, और वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और पासवर्ड उस तक पहुंच जाते हैं। थिंक अबाउट इट, इसरो के इंजीनियर टॉप इंजीनियर होते हैं, जब उनके साथ ये हो सकता है तो फिर तो कहीं भी ये हो सकता है। अगर साइबर हैकर्स की बात करें तो चाइना का नाम पहले नंबर पर आता है ऐसे कामों में, उसमें बहुत हैकर्स हैं, और वही हैकर्स कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को हार्म पहुंचा रहे हैं चाइना की गवर्नमेंट के साथ मिलकर। यही नहीं, भारत के कुंदमकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी एक साइबर अटैक होता है, और ये साइबर अटैक तो 6 महीनों बाद डिटेक्ट होता है। 6 महीनों तक हैकर्स इसको एसेस कर रहे थे। मतलब इतना पीछे है भारत हमारा साइबर सिक्योरिटी में। बट ये सब तो एक बड़ी किताब का छोटा सा पन्ना है। उबर का हैक होना, यूट्यूब के ऑफिशियल मेल अकाउंट से यूट्यूबर्स के पास गलत मेल जाना, UIDAI आधार कार्ड सॉफ्टवेयर हैक होना, कैनरा बैंक एटीएम का सर्वर हैक हो जाना, या फिर प्राइवेट बिजनेसेस के इंफॉर्मेशन लीक होना और उनके सिस्टम का हैक हो जाना, और भी ना जाने कितने सारे केसेस। बट ये तो सिर्फ शुरुआत है। इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, भारत बहुत तेजी से ग्रोथ की पाथ पर बढ़ रहा है। इस साइबर अटैक का एक भी झटका भारत की ग्रोथ को स्लो या एंड भी कर सकता है।
सो क्या है वो सॉल्यूशन जिससे हम अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बचा सकते हैं? ये जानने से पहले ये भी जान लेते हैं कि साइबर अटैक्स कितने टाइप के होते हैं, तो उसी हिसाब से हम सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे। पहला होता है हैकिंग, जिसमें हमारे सिस्टम्स या मोबाइल से इंफॉर्मेशन हैक हो जाती है और उसके बाद हैकर्स उस इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं। सेकंड होता है मालवेयर। मालवेयर में क्या होता है, किसी भी सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दिया जाता है हैकर्स की वजह से, और फिर जैसे ही वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है किसी भी सिस्टम में, पूरा एक्सेस जितनी भी उसमें फाइल्स होती हैं वो सब हैकर्स के पास चली जाती है और सिस्टम ओनर कुछ भी नहीं कर पाता सिस्टम में। इसी में एक और अटैक होता है रैंसम अटैक, जिसमें फिरौती मांगते हैं, डिजिटल फिरौती। हैकर्स डिजिटल फिरौती मांगते हैं सिस्टम ओनर से, और ऐसा नहीं करने पर वो इन्फॉर्मेशन लीक करने की धमकी देते हैं। इसमें आपके प्राइवेट फोटोज, वीडियोस, चैट भी हो सकते हैं। नंबर थर्ड है यूएसबी ड्रॉप अटैक। होता क्या है, हैकर्स किसी भी पब्लिक प्लेस पर एक यूएसबी छोड़ जाते हैं। अब बंदे क्या सोचते हैं कि यार ये किसी की यूएसबी छूट गई होगी तो हमें उसको वापस करना चाहिए, इसके लिए वो अपने सिस्टम में इस यूएसबी को डालते हैं ताकि पता तो करे भाई किसकी यूएसबी है। लेकिन जैसे ही अपने सिस्टम में वो यूएसबी डालते हैं, यूएसबी में कुछ ऐसी कोडिंग्स होती हैं जिससे कि वो सिस्टम को हैक कर लेती हैं और जो भी सारी इन्फॉर्मेशंस और फाइल्स होती हैं वो हैकर्स के पास चली जाती है। ये इतना डेंजर है कि अमेरिका की मिलिट्री के साथ भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। नंबर फोर्थ है फिशिंग। इसमें मेल के जरिए हैकिंग होती है, जैसे मैंने अभी यूट्यूब वाला केस बताया था। होता क्या है, ऑफिशियल यूट्यूब के ऑफिशियल मेल आईडी से सारे यूट्यूबर्स के पास, बड़े यूट्यूबर्स के पास मेल आता है और उसमें बोला जाता है कि आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करें, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन 60 दिन के अंदर, वरना आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और सोचिए ये चीज़ तो भाई यूट्यूब के ऑफिशियल मेल अकाउंट से यूट्यूबर्स के पास सेंड हुई। सो यहाँ भी स्कैम हो रहे हैं। बट लेट्स मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन। भारत आज भी टॉप 10 या टॉप 20 कंट्रीज की लिस्ट में नहीं आता है साइबर सिक्योरिटी के मामले में। भारत आज भी बहुत पीछे है। अरे इंडिया की लास्ट साइबर सिक्योरिटी 2013 में बनी थी और ये अभी तक अपडेट नहीं हुई है, वैसी की वैसी ही है। इसे अपडेट होने की सख्त ज़रूरत है। सेकंड, डाटा लोकलाइजेशन। अब जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो आपका डाटा कहाँ स्टोर करता है? फेसबुक या गूगल जैसे एप्लीकेशन आपके डाटा सिंगापुर में सेव करते हैं, लेकिन हमें और भारत को नहीं पता कि हमारा डाटा वहाँ पर कैसे यूज़ हो रहा है, उसका सही यूज़ हो रहा है या गलत यूज़ हो रहा है। इसके लिए भारत एक काम कर सकता है कि इंडिया की इन्फॉर्मेशन इंडिया में ही रहे, बाहर ना जाए, डाटा सेंटर्स खुलवाकर अपने यहाँ पर। एक और चीज़, क्या आपको पता है टिकटॉक क्यों बैन हुआ था? यही रीज़न था, क्योंकि टिकटॉक हमारे इंडिया की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हर एक यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालकर चाइना तक पहुँचा रहा था। और जो टिकटॉक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो भी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के ही हेड्स थे। सो आप समझ ही जाइए वो सब इन्फॉर्मेशन उनके पास डायरेक्ट सरकार के पास जा रही थी। इसीलिए भारत सरकार ने टिकटॉक समेत कई सारे चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया था। नंबर थर्ड है डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री इंडिया में एटलीस्ट एक तो होनी चाहिए, क्योंकि हर एक देश में जो कि साइबर सिक्योरिटी के लिस्ट में टॉप पर आता है वहाँ सारी जगहों पर ये मिनिस्ट्री उपलब्ध है। सो क्यों ना हमारे इंडिया में भी ये साइबर मिनिस्ट्री हो। एंड नाउ दीज टिप्स फॉर मोबाइल यूजर। नेवर क्लिक ऑन अनऑथराइज्ड ईमेल्स, ऑलवेज यूज बिग एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ऑलवेज कीप योर फोन सिक्योर। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस। जब इस चीज की अवेयरनेस हर एक बंदे तक पहुंचेगी तभी सिक्योर हो पाएगा हमारा इंडिया। एंड आपको अवेयर करना हमारा फर्ज बनता है और आपका भी फर्ज बनता है कि हर एक इंडियन के पास ये वीडियो आप पहुंचाएं और उनको अवेयर करें। एंड हमें मोटिवेट करने के लिए आप एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाएं और ऐसे ही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गेन कर पाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो।